मूवी की शुरुआत विल की वेडिंग से होती है, जहां विल का फादर एडवर्ड वेडिंग गेस्ट को विल के पैदा होने की स्टोरी सुनाते हुए बताते हैं कि जिस दिन विल पैदा हुआ था उस दिन उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग को बेट की तरह इस्तेमाल करके एक कैटफिश पकड़ी थी, जो कि बहुत रेयर है। विल ये सब सुन के एम्बैरेस्ड होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर ये झूठी स्टोरीज बताकर सिर्फ गेस्ट की अटेंशन लेना चाहते हैं। इसलिए विल जब अपने फादर को इन झूठी स्टोरीज से मना करता है तो उसके फादर इन स्टोरीज के झूठे होने से इनकार करते कहते हैं कि ये स्टोरी सच है। इसके बाद विल और उसके फादर एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। 3 साल बाद विल, जो कि अब पेरिस में है, उसे खबर मिलती है कि उसके फादर को कैंसर है और उनके पास अब बहुत कम टाइम है। विल और उसकी वाइफ जोसेफीन वापस अपने होम टाउन पहुँचकर विल की मदर सैंड्रा से मिलते हैं, जो कि एडवर्ड का उसके आखिरी दिनों में पूरा ख्याल रख रही है। एडवर्ड कमजोर और बिस्तर पर लेटा होता है तो विल इससे इसकी लाइफ के बारे में पूछता है। यहाँ फ्लैशबैक सीन में यंग एडवर्ड और उसके 2 दोस्त एक विच से मिलते हैं, जो कि एक स्वैम्प में रहती है और उसकी एक आंख ग्लास की होती है, जिसमें अगर कोई देखे तो उसे अपनी डेथ के बारे में पता चलता है। एडवर्ड के दोस्त विच की आंख में देखने से मना कर देते हैं, जबकि एडवर्ड उसके मना करने के बावजूद विच की आंख में देखता है और उसको अपनी डेथ के बारे में पता चल जाता है और वो ये सोचता है कि वो अब लाइफ में जितने मर्जी रिस्क ले, उसे पता है कि उसने कैसे मरना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब वो बगैर डर के जिंदगी गुजार लेगा। एडवर्ड अब बहुत जल्दी बड़ा होने लग जाता है, लेकिन उसकी बोन्स मजीद बढ़ने के काबिल नहीं है, इसलिए उसको एक मशीन के साथ 3 साल के लिए बेड रिडन कर दिया जाता है। एडवर्ड अपनी फास्ट ग्रोथ की वजह से अपने स्कूल का स्टार और अपने टाउन का लोकल हीरो बन जाता है, लेकिन एक दिन जब एक मिस्टीरियस रात को एडवर्ड के टाउन में कोई उनकी शीप खा जाता है, जिस वजह से टाउन वाले मेयर से उस मॉन्स्टर को मारने की डिमांड करते हैं, जिस पर मेयर कहता है कि उसको टाउन में कोई ब्लड शेड यानी खून खराबा नहीं चाहिए, जो सुनकर एडवर्ड बोलता है कि वो उस मॉन्स्टर से बात करेगा कि वो इस टाउन की शीप ना खाए, जिस पर सब राजी हो जाते हैं। एडवर्ड उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है, जो कि एक जायंट है जिसका नाम कार्ल होता है, और एडवर्ड इस जायंट से बोलता है कि उसका टाउन कार्ल जैसे जायंट के लिए और एडवर्ड के लिए बहुत छोटा है और उसे चाहिए कि वो एडवर्ड के साथ किसी बड़ी सिटी मूव कर जाए, जिस पर जायंट अग्री कर लेते हैं। और जब टाउन वालों को मॉन्स्टर के जाने का पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और मेयर एडवर्ड को टाउन की देता है और की लेकर एडवर्ड कार्ल के साथ टाउन छोड़ देता है। वो दोनों जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक फॉरेस्ट आता है। एडवर्ड इस फॉरेस्ट में से शॉर्टकट लेना चाहता है, लेकिन कार्ल नहीं लेना चाहता, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से दूसरी साइड पर मिलने का कहते हैं। एडवर्ड जब फॉरेस्ट के बीच में से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक स्पेक्टर नामी टाउन मिलता है, जहाँ लोगों ने शूज नहीं पहने होते हैं। एडवर्ड टाउन में जाता है तो उसे इस टाउन का मेयर बेयरमैन, उसकी वाइफ मिल्ड्रेड और उनकी बेटी जेनी टाउन में वेलकम करते हैं। बेयरमैन के हाथ में एक क्लिपबोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि एडवर्ड उनके टाउन में आएगा, लेकिन वो उनके एस्टिमेटेड टाइम से पहले ही आ गया है। जेनी एडवर्ड के शूज लेकर टाउन की एंट्रेंस पर लगी एक हाई रोप पर फेंक देती है और उस रोप पर बाकी टाउन के लोगों के भी शूज लटके होते हैं। बहरहाल उसी रात एडवर्ड टाउन में घूम रहा होता है कि उसे एक पॉन्ड में मरमेड दिखती है, जिस पर वो बहुत हैरान हो जाता है। एडवर्ड उस टाउन में एक दिन और एक रात गुजारने के बाद रियलाइज करता है कि वो यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ से जाने की तैयारी करता है। ये सुन के सारे टाउन वाले शॉक में आ जाते हैं और जेनी एडवर्ड से पूछती है कि उसके पास अब शूज नहीं है तो वो आगे फॉरेस्ट कैसे पार करेगा, जिस पर एडवर्ड बेयरफुट टाउन से निकल पड़ता है और जेनी से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। एडवर्ड फॉरेस्ट पार करके कार्ल से मेन रोड पर दोबारा मिलता है और वो दोनों साथ चलते हैं और एडवर्ड के पास अब टाउन की नहीं है, क्योंकि उसकी की फॉरेस्ट में गिर गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में अब एडवर्ड जोसेफीन को स्टोरी सुनाता है कि वो सैंड्रा से कैसे मिला था। एडवर्ड बताता है कि वो अभी स्पेक्टर टाउन से निकला ही था तो उसे और कार्ल को रास्ते में एक सर्कस मिली, जिसका ओनर एमस कार्ल को सर्कस में हायर कर लेता है, क्योंकि लोग कार्ल को देखकर सर्कस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उधर एडवर्ड एक लड़की को देखता है और उसके बाद एडवर्ड को और कुछ नहीं सोचता। एडवर्ड श्योर हो जाता है कि वो इस लड़की से ही शादी करेगा। वो इस लड़की से बात करने लगता है, लेकिन क्राउड की वजह से नहीं कर पाता।
एडवर्ड को जब ये पता चलता है कि वो लड़की एमएस की फैमिली फ्रेंड है तो वो एमएस से सर्कस में जॉब मांगता है, जिस पर एमएस ये कंडीशन रखता है कि वो एडवर्ड को उसके काम के पैसे नहीं देगा, बल्कि पैसों की जगह हर महीने उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एडवर्ड मान जाता है और उस सर्कस में 3 साल काम करता है, मगर फिर भी अभी तक उसको लड़की का नाम तक नहीं पता होता। फ्रस्ट्रेट होकर एडवर्ड एमएस के ट्रेलर पर उससे बात करने जाता है, लेकिन इससे पहले ही उस पर एकदम से अंदर से निकलता एक वुल्फ अटैक करता है, जिसे वो स्टिक फेंक कर वहाँ से भगा देता है। सुबह होती है तो वो देखता है कि जहाँ वुल्फ था वहाँ से एमएस उठ रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि एमएस एक वेयरवुल्फ यानी आधा इंसान और आधा वुल्फ है। एमएस एडवर्ड का शुक्रिया करता है कि एडवर्ड ने एमएस को उसकी वुल्फ वाली शक्ल में मारा नहीं, और इसके बदले में एमएस एडवर्ड को उस लड़की का नाम सैंड्रा बताता है और बताता है कि वो ऑबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। और ये सब सुनकर एडवर्ड सर्कस छोड़कर सैंड्रा को ढूंढने निकल जाता है। एडवर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है और सैंड्रा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उससे प्यार करता है। सैंड्रा एडवर्ड को बताती है कि वो एडवर्ड के पुराने टाउन के दुश्मन डॉन के साथ इंगेज्ड है, जो सुनकर एडवर्ड डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं होता और एक दिन सैंड्रा का लॉन उसके फेवरेट फ्लावर से भर देता है, जिसे देखकर डॉन उसे बुरी तरह मारता है। लेकिन एडवर्ड वापस लड़ता नहीं है क्योंकि उसने सैंड्रा से ना लड़ने का प्रॉमिस किया था। सैंड्रा डॉन को एडवर्ड को मारते हुए देखकर डॉन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है और एडवर्ड से शादी कर लेती है। जब एडवर्ड हॉस्पिटल में अपनी फाइट के जख्मों से रिकवर हो रहा होता है तो उसे आर्मी की तरफ से ड्राफ्ट नोटिस आता है, जिसका मतलब होता है कि वो आर्मी में इनलिस्ट हो गया है कोरियन वॉर के लिए। एडवर्ड अपनी न्यू वाइफ को छोड़ते हुए सैड होता है, लेकिन उसे पता था कि उसको वॉर में कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी डेथ देख रखी थी, और वो सबसे डेंजरस मिशंस लेता है ताकि आर्मी उसे जल्दी रिलीज कर दे। वो पैराशूट पहनकर एक नॉर्थ कोरियन कैंप में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने जाता है जहाँ शो चल रहा होता है, और कैंप में उसे ट्विन सिंगर्स पिंग और जिंग मिलते हैं। एडवर्ड उन दोनों को अमेरिका में सिंगिंग करियर की ऑफर करता है, लेकिन साथ शर्त रखता है कि वो इसे कैंप से भागने में मदद करें ताकि वो वापस घर जा सके, जिस पर ट्विंस उसकी बात मान लेते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जबकि अमेरिकन आर्मी एडवर्ड को मिसिंग अनाउंस कर देते हैं और सैंड्रा को लेटर भेजकर बताते हैं, जिस पर सैंड्रा बहुत दुखी हो जाती है। एडवर्ड को सफर करते हुए महीनों गुजर जाते हैं और आखिरकार एडवर्ड अपनी वाइफ से वापस मिलता है। एडवर्ड फिर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन की जॉब ले लेता है ताकि वो अच्छा घर खरीद सके। फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में सैंड्रा अपने बेटे विल को वो आर्मी वाली लेटर दिखाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि एडवर्ड की कुछ स्टोरी सच होती हैं। वापस पास्ट में दिखाया जाता है कि यंग एडवर्ड एक दिन बैंक की लाइन में होता है तो उसे अपना पुराना टाउन फेलो नर्दर मिलता है। नर्दर एडवर्ड को बताता है कि उसने एडवर्ड से इम्प्रेस होकर स्पेक्टर छोड़ दिया था और अब आउटलॉ है यानी क्रिमिनल है। नर्दर एडवर्ड को बैंक रॉब करने पर कन्विंस कर लेता है, लेकिन इस बैंक में उनकी चोरी के लिए कोई कैश नहीं होता। एडवर्ड नर्दर को बताता है कि फाइनेंस की दुनिया कैसे चलती है और फिर नर्दर एडवर्ड की बताई इंफॉर्मेशन की वजह से वॉल स्ट्रीट जाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जिसके बाद वो एडवर्ड को $10,000 एज अ थैंक यू भेजता है। इन पैसों से एडवर्ड सैंड्रा और उनके बेटे विल के लिए घर खरीद लेता है। इधर प्रेजेंट में विल को अपने फादर के बारे में पेपर्स ढूंढते हुए एक पेपर मिलता है जिस पर स्पेक्टर टाउन लिखा था। वो वहाँ जाता है और वहाँ जेनी से मिलता है, जो कि विल को फौरन पहचान लेती है क्योंकि उसने विल को पिक्चर्स में देखा हुआ था। विल जेनी से पूछता है कि एडवर्ड दूसरी दफा स्पेक्टर कैसे पहुँचा, तो वो बताती है कि एडवर्ड एक रात गाड़ी चला रहा था और स्टॉर्म बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी अंडर वाटर चली गई थी। एडवर्ड जब अंडर वाटर था तो उसे वही मरमेड मिली थी जो उसने पहली दफा स्पेक्टर आने पर देखी थी। अगले दिन एडवर्ड की गाड़ी ट्री पर स्टक थी और उस ट्री के नीचे एडवर्ड को वो की मिली थी जो उससे गुम हो गई थी। फिर एडवर्ड स्पेक्टर को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि स्पेक्टर अब वो खूबसूरत टाउन नहीं रहा, हर जगह डिप्रेशन था क्योंकि स्पेक्टर में अब बैंक्स आ चुके थे, जिसकी वजह से लोग कर्जों में डूबे हुए थे और ज्यादातर लोग दिवालिया हो चुके थे। एडवर्ड अपने कुछ दोस्तों नर्दर, ट्विंस और एमस से स्पेक्टर खरीदने के लिए कांटेक्ट करता है। एडवर्ड सारे स्पेक्टर के लोगों से अपनी जमीनें बेचने के लिए डीड साइन करवा लेता है, लेकिन जेनी अपनी डीड इसे नहीं देती क्योंकि एडवर्ड इसे प्रॉमिस करके वापस मिलने नहीं आया था।
एडवर्ड जेनी को मनाने के लिए उसके घर की कंडीशन देखकर उसे कार्ल की मदद से ठीक करने लग जाता है और जब वो घर ठीक हो जाता है तो जेनी एडवर्ड को डीड दे देती है और साथ ही एडवर्ड को बताती है कि वो उससे प्यार करती है, मगर एडवर्ड उसे बताता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता है और वो टाउन छोड़ के चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। जेनी विल को बताती है कि वो सिर्फ एडवर्ड की स्टोरीज का हिस्सा है, जबकि विल और सैंड्रा एडवर्ड की जिंदगी का हिस्सा है। विल वापस टाउन आ रहा होता है तो खबर मिलती है कि एडवर्ड को स्ट्रोक हुआ है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। सब लोग एडवर्ड के लिए वरीड होते हैं, लेकिन एडवर्ड बोलता है कि वो वरी ना करें क्योंकि उसने विच की आंख में अपनी ये डेथ नहीं देखी थी। विल अपनी मदर और वाइफ को घर भेज देता है और अकेला एडवर्ड के पास हॉस्पिटल में रहता है। विल अपने फैमिली डॉक्टर से अपनी बर्थ की स्टोरी पूछता है, जिस पर फैमिली डॉक्टर उसे बताते हैं कि एडवर्ड ने विल की बर्थ काम की वजह से मिस की थी और उसने कोई फिश कैच नहीं की थी, बल्कि वो ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए और तसल्ली देने के लिए सुनाता है। विल ये सुनकर एडवर्ड के साथ वापस रिकंसाइल करता है और ये रियलाइज करता है कि एडवर्ड की स्टोरीज कभी झूठ नहीं थी, डॉक्टर की कही बात के मुताबिक सिर्फ कंफर्ट और एंटरटेन करने के लिए थी। उसी रात विल एडवर्ड को देखता है कि वो मुश्किल से जिंदा है और ज्यादा नहीं बोल पा रहा। साथ ही अब एडवर्ड स्टोरीज नहीं बता सक रहा होता, जिस पर वो विल से कहता है कि वो एडवर्ड को उसकी डेथ की स्टोरी बताए, लेकिन विल कहता है कि एडवर्ड ने उसे कभी नहीं बताया था कि आखिर एडवर्ड ने विच की आंख में क्या देखा था। एडवर्ड विल को बार बार स्टोरी बताने का बोलता है, जिस पर विल मान जाता है और सोचता है कि एडवर्ड की स्टोरी यानी जिंदगी की कहानी को खत्म करना उस पर डिपेंड करता है। इसलिए विल एडवर्ड को स्टोरी सुनाता है कि एडवर्ड के पास उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और एडवर्ड और विल हॉस्पिटल से भागकर एडवर्ड की कार में बैठते हैं और करीब रिवर में जाते हैं, जहां एडवर्ड अब तक जिन लोगों से भी मिला होता है वो सब लोग वहां मौजूद होते हैं और फ्यूनरल की जगह उसके लिए गुड बाय पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। एडवर्ड उन सबको गुड बाय करता है और विल एडवर्ड को स्लोली रिवर में लेकर जाता है, जहां पर एडवर्ड एक कैटफिश में बदल जाता है और स्विम करते हुए वहां से चला जाता है। एडवर्ड विल को बताता है कि उसकी डेथ बिल्कुल ऐसे ही होगी और खुश भी होता है कि फाइनली उसके बेटे को उसकी स्टोरी सुनाने के शौक से लगाव समझ आ गया। थोड़ी देर बाद ही एडवर्ड की डेथ हो जाती है और विल ही अकेला उसके पास होता है। विल अपने फादर की डेथ पर सैड भी होता है और खुश भी, क्योंकि वो और एडवर्ड के आखिरी लम्हों में बहुत करीब हो गए थे। इसके बाद एडवर्ड का फ्यूनरल अरेंज किया जाता है, जिस पर विल, जोसेफीन, सैंड्रा और फैमिली डॉक्टर अकेले खड़े होते हैं। फिर कार्स की लंबी लाइन आती है, जिनमें से वो लोग निकलते हैं जिनको एडवर्ड अपनी जिंदगी में मिला होता है। इन लोगों में एमस, कार्ल, नॉर्दर, जेनी, मिस्टर सॉगी बॉटम, पिंग और जिंग और मेयर बेमैन होते हैं। विल अपने फादर की स्टोरीज के कैरेक्टर्स देखकर हैरान हो जाता है और देखता है कि वो स्टोरी से डिफरेंट है। जैसे कार्ल कोई 12 फीट का जायंट नहीं है, बल्कि एक 7 फीट का आदमी है और पिंग और जिंग सिर्फ ट्विंस हैं और कॉन्जॉइंट नहीं है। आखिर पर विल को क्लियर हो जाता है कि एडवर्ड को स्टोरीज बताना पसंद था और इन स्टोरीज में कुछ भी झूठ नहीं था, बल्कि उन्हें बस बढ़ा चढ़ाकर यानी एग्जैजरेट करके बताया हुआ था। और जब विल का बेटा पैदा होता है तो वो अपने फादर की स्टोरीज उसे सुनाता है ताकि एडवर्ड हमेशा उन स्टोरीज में जिंदा रहे। और यही मूवी एंड हो जाती है। इस स्टोरी का मेन थीम फादर सन के रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जहाँ फादर अपनी लाइफ की मुश्किल तरीन स्ट्रगल्स को बर्डन बनाने के बजाय उन्हें एक फैंटेसी बना के अपने बेटे को सुनाता है, क्योंकि वो अपने पास्ट के लम्हात को अपनी अच्छी यादों में रखना चाहता है। इसलिए उसमें मिले गए सब कैरेक्टर्स को फैंटेसी का रूप देते हुए अपनी और अपने गिर्द लोगों की जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। बट साथ ही उसका बेटा अपने फादर की इस स्टोरी टेलिंग के पैशन को नहीं समझ पाता और उसे लगता है कि उसके फादर अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने के लिए सब मन घड़त कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन जब वही बेटा अपने बाप को मरने के करीब देखता है तो उसे अपने फादर की स्टोरी टेलिंग की आर्ट समझ आती है कि किस तरह इंसान के उदास लम्हों को चंद खुशगवार और खूबसूरत लफ्जों से एक फेरी टेल में बदला जा सकता है। और यही वो एंड पर अपने फादर के लिए प्रे करता है ताकि उनका आखिर का सफर आसान हो जाए। सो बेसिकली ये स्टोरी हमें बताती है कि हम इंसान अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल्स को तब तक समझ नहीं पाते जब तक हम खुद उनके रोल में नहीं आते। जैसे कि एंड पर विल भी अपने फादर की स्टोरीज अब अपने बेटे को सुनाता है ताकि अपने फादर को याद रख सके और अपने बेटे को दुनिया का अगली रुख दिखाने की
बजाय कुछ पॉजिटिव चीजें दिखा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।